नमस्कार। अक्सर मुझे ये कहा जाता है कि हमने गुण मिलान करवा के, कुंडली मैचिंग करवा के शादी करवाई थी, फिर भी डाइवोर्स हो गया। इसके पीछे कौन से कारण होते हैं? आज मैं आपको इनके पीछे के कारण बताऊंगा। देखो, मैं काफ़ी सालों से हॉरोस्कोपिक रीडिंग्स कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड मेरे पास बहुत सारे हॉरोस्कोप्स आते हैं जिनको मैं स्टडी करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता हूँ अपनी नॉलेज के साथ। लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि पर्सन का डाइवोर्स गुण मिलान की वजह से नहीं होता है, बल्कि उसके सेवन्थ हाउस के कॉम्बिनेशंस की वजह से होता है, उसके लग्ना चार्ट में, उसकी नवाश कुंडली में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के सेवन्थ हाउस में केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हाई चांस बन जाता है डाइवोर्स का। उसका रीज़न है कि केतु प्लैनेट जो है वो सीज़र के साथ लिंक होता है और वो उस हाउस के रिजल्ट को काट देता है। केतु जिस घर में बैठता है उसके लिए वो नेगेटिव साबित होता है, खास तौर से सातवें घर के लिए तो और भी ज़्यादा नेगेटिव साबित होता है। तो पर्सन का क्या होगा कि सेवन्थ हाउस डिस्टर्ब रहेगा, और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आठवें घर में, 12वें घर में, 6वें घर में बैठ जाए तो भी सातवां घर जो है डिस्टर्ब माना जाएगा। उसके साथ अगर शनि की दृष्टि हो जाए, मंगल की दृष्टि हो जाए, उसको भी नेगेटिव हम लोग मान लेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नवाश कुंडली की, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। नवाश कुंडली में अगर दो एंटी प्लैनेट्स बैठ जाएँ सेवन्थ हाउस में, सन एंड सैटर्न बैठ जाए, तो वो भी ख़राब हो गया। ठीक है, राहु केतु तो एक साथ बैठेंगे नहीं। लेकिन अगर हम बात करें नवाश कुंडली की, तो उसमें फॉर एग्जांपल एंटी नेचर वाले प्लैनेट्स बैठ के, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप लगा लीजिए जुपिटर और मरकरी बैठ जाए। ठीक है, दोनों ड्यूअल प्लैनेट्स हैं, और जुपिटर के लिए मरकरी जो है वो एनिमी है, मरकरी के लिए जुपिटर एनिमी नहीं है, याद रहे। तो फिर भी हम इन्हें एनिमी कैटेगरी में डाल सकते हैं, शत्रु कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या नवाश कुंडली में कि पर्सन के दिमाग में हमेशा ड्यूअल थॉट्स आएंगे और पर्सन चीट भी कर सकता है। अगर इस घर का लॉर्ड डिस्टर्ब हो जाए, चाहे 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठ जाए, या किसी एंटी प्लैनेट के साथ बैठ के, या प्लानिटरी वॉर में कंबस्ट हो जाए, तो उस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, उसके डाइवोर्स का फोरकास्ट है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर 1, 6 और 10 का कॉम्बिनेशन बन जाए तो पर्सन का डाइवोर्स बिल्कुल ही इंश्योर हो जाता है। तो उस केस में उसका डाइवोर्स जो है वो होके रहेगा, उसका एक प्रॉमिस्ड इवेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी का एक असूल है कि प्रॉमिस्ड इवेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू हैपन, वेदर यू डू द गुण मिलान और नॉट, इट डज नॉट मैटर। अगर आप कुंडली मैच करके भी शादी करोगे ना, अगर आपके डाइवोर्स का प्रॉमिस है तो वो होके रहेगा। चाहे आप आंख बंद करके भी किसी से भी शादी कर लो ना, फिर भी वो इवेंट होगा, और चाहे आप कॉन्शियसली कर लो, उसके साथ भी वो इवेंट होके ही रहेगा, घटित होके उसने रहना ही रहना है। फिर आप उसका छुटकारा ऐसे नहीं होगा। गुण मिलान जो है वो हमें सिर्फ बताता है एक चीज़ ही, कि क्या दोनों हॉरोस्कोप्स में नाड़ी दोष तो नहीं है। ठीक है, मेन जो होता है नाड़ी दोष आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। फिर बकूद दोष हो गया, गना हो गया, ठीक है, योनि हो गई। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के जिनको मैच करवाना ज़रूरी है। जैसे एक पर्सन जो है वो राक्षस तत्व के साथ एक्टिव है, और दूसरा जो है वो देव तत्व के साथ एक्टिव है। तो दोनों की नेचर मैच होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, राइट। एक देवता है, एक राक्षस है। राक्षस वाला बोलेगा क्लब जाना है, देवता वाला कहेगा कि मुझे मंदिर जाना है। नहीं मैच करेगी नेचर। और दूसरा जो इसके भी ऊपर का हमारे पास लेवल है वो है बर्थ नंबर का। अगर तो आपका बर्थ नंबर कंपेटेबल नहीं है तो भी जो है डाइवोर्स हो जाएगा। रीज़न बीइंग इसकी आपका जो नेचर है वो मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी का बर्थ नंबर 1 है और उसकी पार्टनर का बर्थ नंबर जो है वो 8 है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, या राहु और केतु का कॉम्बिनेशन, इनकी आपस में नहीं बन सकती। इनका डाइवोर्स तभी होगा जब कुंडली में, यानी कि 7th कस्पल सबलॉर्ड में या 7th हाउस में वो चीज़ प्रॉमिस्ड होगी। तो आधार क्या हुआ? आपकी कुंडली आधार हुई, ना कि गुण मिलान। गुण मिलान तो सिर्फ आप लिखिए नक्षत्र चाहिए होता है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है आपका, बस वो चाहिए होता है। वो अगर आप डालोगे तो आपके पास जो है गुण मिलान प्रिपेयर होके आ जाएगा। गुण मिलान कभी भी आपको आपके हाउसेस के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो ये चीज़ आप गुण मिलान की नोटिस करोगे कि इसमें आपको हाउसेस के बारे में, इंडिविजुअल हाउसेस के बारे में नहीं पता चलता। सिर्फ आपका नक्षत्र और उसका जो चरण होता है वो डाल के हमारे पास एक डाटा आता है, एक टेबल फॉर्म में बना होता है। उसमें कुछ गुण होते हैं कि इतने गुण मैच हो गए, 18 गुण मिनिमम होते हैं और जो है मैक्सिमम 36 गुण होते हैं। बट इसका जो है आपकी नेचर के साथ डायरेक्टली जो है वो ताल्लुक नहीं है। अगर डायरेक्टली नेचर के साथ जोड़ के देखना है तो बर्थ नंबर को देखा जा सकता है, लग्ना को देखा जा सकता है, फर्स्ट कस्पर सबलॉर्ड को देखा जा सकता है। पर्सन के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ जानना है तो 5th कस्पर सबलॉर्ड को देखा जा सकता है। पर्सन की फ्रेंडलीनेस कितनी है, उसके फ्रेंड्स कितने हैं, वो हम 11th कस्पर सबलॉर्ड से देख सकते हैं, फ्रेंड्स का हाउस है।
इस तरह से हमें जज करना चाहिए हॉरोस्कोप को, और फिर दोनों हॉरोस्कोप्स को मैच करना चाहिए। जैसे एक का जो है लगना जो है वो सैटर्न के द्वारा रूल्ड है और दूसरा सन के द्वारा रूल्ड है, और बर्थ नंबर में भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और सातवां घर भी दोनों का ही ख़राब दिख रहा है, तो डाइवोर्स तो होके रहेगा। गुण मिलान अगर हमने किया उसमें मान लीजिए 32 गुण मिल गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुण मिलान एक आप कह लीजिए जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आपके लिए है। उसमें एक नाड़ी दोष का जो है उसका प्रभाव मैंने खुद देखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ एक सो रहा था एक दिन, और मैं फ्रेंड के साथ सोया, बीमार पड़ गया। फिर उसके बाद मैं किसी और फ्रेंड के साथ सोया तो ठीक रहा, और ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बने हमारे कि वो दोबारा से फ्रेंड जब मेरे घर आया, वो सोया आके, ठीक है, तो मैं फिर दोबारा बीमार पड़ गया। तो मैंने कहा यार मैं जब भी इसके साथ लेटता मैं बीमार क्यों पड़ जाता हूँ। तो क्योंकि मेरी राशि ब्राह्मण राशि है, ठीक है, वीक राशि है थोड़ी सी, और उसकी जो मैंने देखा तो उसकी स्ट्रॉन्ग राशि है थोड़ी मेरे से, डोमिनेंट प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट भी बड़े साइज़ का है, डोमिनेंट भी है, और राशि भी उसकी स्ट्रॉन्ग है मेरे से। तो ये चीज़ जब मैंने नोटिस की तो फिर उसके बाद मैंने ना अपनी दोनों की कुंडली मैच करके देखी, जैसे कपल की कहते हैं। तो मैंने जो पाया उसमें आप चीज़ हैरान हो जाओगे कि हमारे दोनों का नाड़ी दोष था। तो नाड़ी दोष से आपने सुना होगा कि हेल्थ ख़राब होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फीमेल के साथ ही आपका मैच करेगी तो नाड़ी दोष निकलेगा। आप नक्षत्रा मैच अपने दोस्त का भी कर सकते हो अपने साथ, जस्ट फॉर फन पर्पस, रिसर्च पर्पस, ऐसी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। और उसमें जो रिज़ल्ट आया मुझे उसने शॉक कर दिया कि जब जब मैं ऐसे फ्रेंड के साथ सोया जिसके साथ नाड़ी दोष है और मेरी राशि वीक हुई, तब तब मैं बीमार पड़ा। और जब जब मैं ऐसे फ्रेंड के साथ सोया जिसके साथ नाड़ी दोष तो था लेकिन राशि जो थी अब उसकी वीक थी, ठीक है, तो वो बीमार पड़ेगा, और वो पड़ा भी है। तो पास्ट में जाके ऐसा जब मैंने रिफ्लेक्ट किया तो इस चीज़ को बिल्कुल मैंने सही पाया। मेरे पास अपने सारे दोस्तों की हॉरोस्कोप्स रहती हैं, तो मैं ये चीज़ें देखता रहता हूँ अक्सर क्या किस तरह के कॉम्बिनेशंस बैठते हैं, ठीक है। नाड़ी दोष का प्रभाव तब पड़ेगा जब एक कन्फाइनमेंट के अंदर है, जैसे कि ये बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम के अंदर सभी लोग बैठ जाएं, ठीक है, तो उनका एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज वही एयर वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक दूसरे की ब्रीदिंग साथ में हो रही है साइमल्टेनियसली। तो उसके साथ जो है ये चीज़ें भी जुड़ जाती है, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये कपल्स में ज़्यादा पाया जाएगा बिकॉज दे आर गोइंग टू बी टुगेदर इन ए रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगर आप किसी मेल फ्रेंड के साथ भी सोते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल शेयर करते हो रूम, कोई फ्लैटमेट है, रूममेट है, तो आप दोनों की बॉडीज़ के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे के इन तत्वों का। तो इसलिए इसका डेफिनेटली प्रभाव है, ये रिसर्च में मेरे सामने आया तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस करना था वो ये था कि नाड़ी दोष इज़ इम्पॉर्टेंट दोष, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि गुण मिलान इज़ एवरीथिंग, क्योंकि जो डाइवोर्स होगा तो वो तो आपके देखो 7th हाउस से होगा, ठीक है, और जो फ्रेंड के साथ भी आपके जो ताल्लुक टूटेंगे वो 11वें घर की वजह से टूटेंगे, और वहाँ पे अगर शनि आ गया, केतु आ गया गोचर में, तो आपका वो फ्रेंड आपसे दूर हो जाएगा सदा के लिए, और ऐसा होता भी है, ठीक है। और अगर फ्रेंड का जो है बर्थ नंबर एंटी हो तो भी क्लैश होने की संभावना बढ़ जाती है, और वो फ्रेंड आपका नुकसान करके भी जा सकता है एंड में। आप याद कीजिए कि आज जो आपके दुश्मन हैं उनमें से कितने लोग जो आपके फ्रेंड हुआ करते थे कभी, तो आपकी लिस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके जो आज दुश्मन हैं वो पहले आपके फ्रेंड हुआ करते थे, क्योंकि तब जब आप फ्रेंड बने थे नए नए आपको अपने बर्थ नंबर्स का अंदाज़ा नहीं था, बाद में धीरे धीरे पता चला, और कार्मिक रीजन भी रहे होंगे जिसकी वजह से उसने नुकसान किया आपका। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा मेरा डिस्कशन इसी की ओर रहा कि हमारी जो नेचर क्लैश होती है पहले, और कुंडली में 7th हाउस डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी जो शादी टूटती है, ना कि सिर्फ गुण मिलान की वजह से। सो ये लॉजिक भी बेकार है जो काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी हेटर्स देते हैं। तो ये लॉजिक बिल्कुल भी इसका कोई आधार नहीं है, बिकॉज अगर सही एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने वाला बंदा जो किसी को गाइडेंस देगा तो वो पूरे चार्ट को देख के देगा, ना कि सिर्फ गुण मिलान करके, और कई तरह के चार्ट्स देखेगा, कई डिविजनल चार्ट्स को स्टडी करके देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।